हेलो एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। आज के इस वीडियो में हम DC3 पेपर का जो अभी दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा आंसर मैं बताऊंगी किस तरह से इनके आंसर्स बनने चाहिए इन क्वेश्चंस के। और इस वीडियो में वीडियो लॉन्ग ना हो, इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में इस वीडियो को करूँगी। तो आज के पार्ट्स में हम हाफ ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अभी अपने एग्ज़ाम का भी पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आएंगे और किस तरह से आपको उन क्वेश्चंस को समझना चाहिए और अपने आंसर्स उनके फ्रेम करने होते हैं। तो स्टार्ट करिए वीडियो। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हो और पहली बार चैनल को देख रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो तो सभी देखते हैं बट चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियोस देखते हो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और हार्डवर्क के अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए DC3 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, DC3 का क्वेश्चन पेपर है और दिसंबर 2021 जो कि अभी मार्च में हैपन हुए हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो सभी प्रश्न हमने अटैम्प्ट करने होते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के क ख ग है। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये ECCE, ठीक है, ECCE आएगा। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए कार्यक्रम चलाना क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें ये देना था कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वपूर्णता पर हमने बताना है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आपने यही देना होता है कि जो ECC की संकल्पना है ये बच्चों के लिए एक समग्र कार्यक्रम होना चाहिए, पूरे एक साथ एक रूप में कार्यक्रम के रूप में इसकी कल्पना की गई है। ECC की कल्पना मतलब सभी बच्चों को, जितने भी सभी बच्चे हैं पूरे देश के, उनको मतलब एक साथ एक रूप में एक तरह से जो है फ़ायदे इसके मिले इस कार्यक्रम का, जिससे शिक्षा देखभाल स्वास्थ्य पोषण ये सभी इसमें शामिल है। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों की शिक्षा हो, देखभाल हो, स्वास्थ्य है, पोषण, सभी चीज़ों को एक ही चीज़ में एक ही कार्यक्रम में इंक्लूड कर दिया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा, ठीक है, इसके लिए न केवल शिक्षा की प्रथम सीढ़ी और चरण होती है बल्कि प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो कई और मामलों में भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि जो बच्चों की 6 साल से कम आयु की शिक्षा होती है वो न केवल शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है ये आयु, बल्कि कई और चीज़ें जैसे पोषण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये आयु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ बच्चे के विकास पर जो ECC के कार्यक्रम चलाए जाते हैं इसमें सिर्फ बच्चों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि इसमें पूरा उनके पोषण स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाए। सब कुछ इसके अंतर्गत आता है, ECC के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए ये जो ये एज है 6 ईयर्स तक, 6 साल तक के बच्चे, ये एज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस एज में बच्चों को सुरक्षा देना, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी में ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। बच्चों के खेलने, खोज करने की उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, उनके बच्चों के अनुकूल विकास के लिए, उनके पोषण के लिए, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो है कार्यक्रम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में देना था। और इसको जो ये आपने मेन आइडिया होता है, जैसे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो मेन आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम जब आप लिखते हो तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं शायद आप बाद में लिखते वक्त भूल भी जाओ, तो पहले ही आप जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो साथ साथ में आप क्या करो, पेंसिल जरूर लेके जानी चाहिए आपको एग्जाम में, और साथ में क्वेश्चन पेपर में ही आपको उसके क्वेश्चन के आगे थोड़े बहुत सिंपल से नोट्स बना लेने चाहिए कि ये मेन पॉइंट्स है, और जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं को आपने थोड़ा सा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना होता है। ये होता है एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के तरीके। ठीक है, तो ऐसा है कि एकदम से आप सारे क्वेश्चंस को एकदम से शायद याद ना भी आए, भूल जाए, तो पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जो भी हाईलाइट पॉइंट्स आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहे हैं याद, उसको आप लिख लो। तो ये है।
और नेक्स्ट आपका ख आ गया, किंडरगार्टन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो इसमें किंडरगार्टन के बारे में पूरा कुछ सब कुछ दे दो जो भी है। तो किंडरगार्टन क्या है, किसकी सोच है। तो किंडरगार्टन इसका अर्थ बच्चों का बगीचा होता है, ठीक है। और ये प्रोवेल जो है बच्चों को और पौधों के बीच जो है उनको समानता लगी। जो प्रोवेल थे जो इस किंडरगार्टन के फाउंडर है, इनको पौधे और बच्चों के बीच में जो है काफ़ी समानता लगी, ठीक है। उनके अनुसार जो पौधे थे और पौधे की वृद्धि, तो प्रोवेल के अनुसार जो पौधे की वृद्धि होती है और जो भी बच्चे के विकास की वृद्धि होती है उसमें समानता होती है, ठीक है। उनकी प्रक्रिया जो है समान है। दोनों का विकास अंदर से होता है, जैसे कि पौधे भी अंदर से ग्रो कर रहा है रूट से, ठीक है, पूरी जड़ों से ग्रो कर रहा है वो ऊपर की तरफ। तो बच्चा भी ऐसे ही होता है, अंदर से ग्रो कर रहा होता है। तो ये फ्रोबेल का विचार था। और किंडरगार्टन का लक्ष्य बच्चों को ऐसी क्रियाओं के अवसर देने और ऐसे खोज करने के उनको अवसर देने जिससे कि जो है बाल्यावस्था का काफ़ी विशुद्धम जो है विकास हो सके। तो ये काफ़ी सब कुछ जो है आपने इसमें पॉइंट्स बनाकर आप इसको पॉइंट्स में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है, छोटा शॉर्ट में है, तो आप इसको पॉइंट्स बना के भी डाल सकते थे इन चीज़ों को, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, उनको ही आप थोड़ा सा फर्दर और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शाला पूर्व शिक्षा में ताराबाई मोदक के योगदान का वर्णन कीजिए। तो शाला पूर्व शिक्षा में ताराबाई मोदक है ना। तो श्रीमती ताराबाई मोदक जो है शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण अग्रगामी थी, पहले मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण और सबसे पहले थी वो, ठीक है। तो ये आपने देना है। ताराबाई और जो है गीजूबाई ने शाला पूर्व शिक्षा की महत्ता को पहचानते हुए भारत में शाला पूर्व शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया था, दोनों ने मिलके। ताराबाई जो है बालवाड़ी शिक्षा की प्रवर्तक थी, जो भी आंगनवाड़ी बालवाड़ी है इसकी प्रवर्तक थी, इसकी शुरुआत की थी उन्होंने 2 बोर्डों में बालवाड़ियाँ आरंभ की थी, ठीक है। एक केंद्र में और दूसरी जो है स्टेट्स में आंगनवाड़ियाँ जो है उन्होंने स्टार्ट की थी। ये शैक्षणिक खेल सामग्रियों से पूरी तरह से सजाई। जो भी आंगनवाड़ियाँ उन्होंने स्टार्ट की थी तो उसमें उन्होंने पूरी जो शिक्षा से संबंधित खेल सामग्रियाँ होती थी वो पूरी तरह से सजा के क्लासरूम को इस तरह से उन्होंने आंगनवाड़ी बालवाड़ी बनाई थी। तो इनका योगदान था ये जो है, क्योंकि अग्रगामी थी, शुरुआत उन्होंने की थी इस चीज़ की, तो ये उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये है इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में आपका आ गया बच्चे की उन विशेषताओं और लक्षणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण आपको बच्चे में प्रमस्तिष्क घात होने की आशंका हो सकती है, ठीक है। लक्षण बताने इसमें प्रमस्तिष्क घात जो है इस रोग से जो बच्चा पीड़ित है उसके क्या लक्षण है, उसकी विशेषताएं क्या है, विशेषता लक्षण सेम चीज़ें, ठीक है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक जो है जटिल और अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हो सकती है, ठीक है। प्रमस्तिष्क क्षति के कारण जो ये प्रमस्तिघात होता है, ये मस्तिष्क मतलब दिमाग में कुछ क्षति हो जाए उसके कारण ये उत्पन्न होती है समस्या, और जिसके कारण जो है मांसपेशियों में सामंजस्य जो है बनता नहीं है, ठीक है। सामंजस्य की कमी हो जाती है। सामंजस्य न होने के कारण कमजोरी और अपंगता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रमस्तिघात एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को क्षति पहुँचने के कारण व्यक्ति में पक्षाघात भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसमें देनी है। तो पक्षाघात शरीर के विभिन्न अंगों में कमजोरी आ सकती है, ठीक है। स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक जो समन्वय होता है शारीरिक, ठीक है, उसमें भी समन्वय बिठाने में भी जो है समस्या आ सकती है, जिसके कारण बच्चों को चलने में, चीज़ें उठाने में, ऐसे पकड़ने में, इन सब चीज़ों में जो है परेशानी आ सकती है। तो ये मेन पॉइंट्स है, ठीक है। तो इन मेन पॉइंट्स को ही आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देखिए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के आपके अपने तरीके होंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपने शुरू में प्रमस्तिष्क पक्षाघात क्या होता है, ये क्या है ये आपने बताना है। उसके बाद आप उसको हेडिंग्स में भी दे सकते हो, पॉइंट्स में भी दे सकते हो, लास्ट में डिस्कस आपने इसके बारे में देना है।
ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, शालापूर्वक केंद्र में मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए क्रियाओं की योजना बनाते व उन्हें आयोजित करते समय शिक्षिका को किन जो है सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्रियाएं आयोजित करनी है, कहाँ पर, केंद्र में। तो शिक्षिका कौन कौन सी बातों का ध्यान रखी, कौन कौन से सिद्धांत जिनका शिक्षिका को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें सीखने की जो प्रक्रियाएं होती है ना बच्चों की, वो काफ़ी उसको मनोरंजक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें सीखने वाली जो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं उनको सीखने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसको काफ़ी मनोरंजन बनाया जा सकता है बच्चों के लिए। शिक्षिका उसको काफ़ी मनोरंजक बना के उसको पेश कर सकती है ताकि उसका ध्यान लगे, है ना। जो मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं जो उनकी देखभाल करने के लिए शिक्षिका को सहनशीलता, महत्वपूर्ण व्यवहार, प्रशिक्षित शिक्षिका होनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों को जो खेल क्रियाएं करवानी उसमें बच्चे को आनंद आना चाहिए। इन सब सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षिका विशेष बच्चों की ज़रूरतों को समझे कि किस तरह की इसकी ज़रूरत है और उसके ज़रूरत के हिसाब से ही जो है उसकी जो है उसकी विषय वस्तु तैयार करे, है ना, जो भी उसको पढ़ाना पाठ्यचर्या तैयार करे। तो उसकी स्मृति कौशल पर ध्यान दे कि कितना कुछ याद रख सकता है, कितनी उसकी स्मृति कौशल है। क्योंकि जो मन बुद्धि वाला बालक होगा उसकी स्मृति तो मतलब वो अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी देर से कोई भी चीज़ याद करेगा। मान लो एक एग्जांपल के लिए आप दे सकते हो, उदाहरण के लिए अगर 4 पंक्तियाँ कोई बच्चे को सिखाई जा रही है कोई कविता की, तो 4 पंक्तियाँ कोई 4-5 बार दोहराने से एक सामान्य बच्चे को याद हो जाती है। परंतु जो मानसिक मंदता वाला बच्चा होगा उसको वो टाइम लेगा, काफ़ी समय लेगा और काफ़ी देरी से उसको याद होगा। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी अवलोकन करके कि शिक्षिका को कि कितना समय लग रहा है, उसकी स्मृति कौशल कितनी है ना। इससे और उसके बच्चे के जो व्यवहार है उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का जो है उसको ध्यान रखना है मानसिक मंदता वाले बच्चे के साथ जो है उसके लिए खेल क्रियाएँ आयोजित करने के लिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में निम्नलिखित से निपटने में शिक्षिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो क्रोधावेश प्रदर्शित करने वाला बच्चा, ये तो आपके मतलब 10-10 20 मार्क्स के दोनों। ठीक है, 10-10 20 मार्क्स। तो क्रोधावेश प्रदर्शित करने वाला बच्चा, तो जो क्रोधावेश प्रदर्शित करने वाला बच्चा है तो उसमें शिक्षिका की भूमिका क्या होगी। तो यही है कि शिक्षिका जो बच्चा है उसका ध्यान से अवलोकन करे, है ना, बच्चे का ध्यान से अवलोकन करे और उसके व्यवहार को समझे कि क्या इसका व्यवहार है, बच्चा कब जो है क्रोध का प्रदर्शन कर रहा है, कब अस्वीकार्य व्यवहार कर रहा है, किन परिस्थितियों में ये व्यवहार करता है, इस चीज़ को समझना होगा शिक्षिका को। ठीक है, और शिक्षिका को ये समझने का प्रयास भी करना होगा, ये अवलोकन करना होगा कि बच्चा ऐसा प्रदर्शन क्रोध क्यों करता है, इतना गुस्सा क्यों करता है, क्या कारण है उसके गुस्से का, उस कारण को समझना होगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझने के बाद शिक्षिका को जो है कुछ लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, कुछ जो है उसे सुधारने के लिए, उसके विकास के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ठीक है, उसके व्यवहार के अनुसार, और उन लक्ष्यों को फिर जो है धीरे धीरे प्राप्त करने के लिए फिर योजनाएं बनानी होगी और उन योजनाओं पर कार्य करके फिर उन योजनाओं को पर कार्य करके जो है उसके लिए क्रियाएं आयोजित करनी होगी और फिर उसको जो है उस तरह से उसका विकास किया जा सकता, उसके व्यवहार में विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और इसमें जो है एक क्वेश्चन है, दूसरे बच्चों की चीज़ें चुराने वाला बच्चा। ठीक है, इस पर जो है शिक्षिका की भूमिका, दूसरे बच्चों की चीज़ें चुराने वाला बच्चा, तो इसमें भी अवलोकन का है कि शिक्षिका को ध्यान से उसके व्यवहार का अवलोकन करना है बच्चे का कि वो ऐसी आदत उसमें क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, कब पड़ी। ठीक है, ये चीज़ देखना है, उसके बाद उसको सुधारने का प्रयास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो शिक्षिका को ये ध्यान देना है इसमें कि जो बच्चा 8 साल की आयु तक का जो बच्चा होता है उसमें जो चीज़ें चुराने की आदत होती है वो इतनी मतलब अलग तरीके की चोरी होती है। जो हम बड़े बच्चे या फिर बड़े वयस्क जो चोरी करते हैं वो उस चोरी से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी समझ नहीं होती है कि वो चोरी कर रहे हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, जो बच्चा जिसकी आपने चोरी की है उसको कितना दुख होता है, इस चीज़ का उसको आभास नहीं है।
तो ये चीज़ें वो जानबूझकर नहीं करता है, तो उसको इतना आभास नहीं, तो ये चोरी बिल्कुल भिन्न होती है दूसरी चोरी से। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो यही करना है कि जो बच्चा होता है उसको केंद्र में शर्मिंदा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चे को केंद्र में शर्मिंदा या तिरस्कृत बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है शिक्षिका ने। और अगर ये पाया जाए अवलोकन करते हुए कि निरंतर की उसकी आदत बन गई है और वो आदत पर नियंत्रण बच्चा नहीं पा रहा है अपनी चोरी करने की आदत पर, तो धीरे धीरे उसको योजनाबद्ध तरीके से उसकी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ योजनाएं बनानी चाहिए ताकि उसकी जो है इस आदत से छुटकारा मिल सके। जैसे कि एक एक योजना हो सकती है कि जो उसकी किताबें हैं बच्चे की, सुबह ही जो भी किताबें या जो भी सामग्री वो लाता है अपने केंद्र में, तो वो सारी सामग्री उसकी चेक की जाए सुबह ही, और उस पर पट्टी लगा दी जाए उसकी सामग्री पर कि ये सामग्री आपकी है। और शाम को जब वो केंद्र से जा रहा है तो उसकी सारी सामग्रियाँ चेक की जाए कि अच्छा आपकी ये सामग्री पर पट्टी लगी थी, तो ये सामग्री आपकी, जो भी सामग्री एक्स्ट्रा मिले, अतिरिक्त मिले, तो उसको ये बताया जाए कि ये आपकी नहीं है, किसी और की है, इस तरह से। तो मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसी छोटी आयु में ऐसी आदत पड़ती है, उनको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को प्यार और सकारात्मक अनुभव से उनको सुधारा जा सकता है। तो इस तरह से लिखना था आपने। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को फोर्थ से मैं कल की वीडियो में पार्ट 2 में कवर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया, आपकी हेल्पफुल रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।